मैंने कुछ सी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं रिमेनिंग सी एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू मे वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कॉन्स्टेंट्स में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टेंट इज अ वैल्यू विच विल नेवर वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो चेंज नहीं होगी, जो फिक्स्ड रहेगी, उसके जस्ट रिवर्स क्या आपके पास वेरिएबल। वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू मे वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरी कर सकता है। दे आर यूज टू स्टोर सम डेटा वैल्यूज। किस लिए वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाता है? वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं कुछ डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, चाहे वो आपका इनपुट डेटा है, चाहे वो आपका इंटरमीडिएट आपके लोग जो कैलकुलेशंस हैं उनके रिजल्ट्स आएंगे, या आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। उसको अल्टीमेटली स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इंट a इज इक्वल टू 10। This statement tells that variable a stores an integer value 10। वेरिएबल a के अंदर क्या स्टोर हो रहा है? एक इंटीजर स्टोर हो रहा है। कौन सा इंटीजर? 10 इंटीजर। ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है। यही मैंने कहा, दे आर यूज टू स्टोर सम डेटा वैल्यू। तो यहाँ पे a क्या है? a इज अ वेरिएबल। वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल? बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू 10, so that's why it is called variable। और इंटीजर वैल्यू ही क्यों आ सकती है इसके अंदर? क्योंकि ये वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे। फर्दर वेरिएबल्स दे आर कंसिडर्ड एज नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ कि व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर नथिंग बट नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। इसका क्या मतलब है नेम्ड मेमोरी लोकेशंस का? नेम्ड मेमोरी लोकेशन मीन्स जैसे ही आप स्टेटमेंट लिखते हो इंट a इज इक्वल टू 10, इससे क्या होता है? कंपाइलर मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल a के लिए 2 बाइट्स रिजर्व कर देता है, और उन 2 बाइट्स का नाम हम क्या रख देते हैं? a। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Means this the statement int a, it reserves 2 bytes in the memory and assign a name a to that location। जहां पे उसने 2 बाइट रिजर्व कर दी, उन 2 बाइट्स का नाम उठा के क्या रख दिया कंपाइलर ने? a। हमने कह दिया कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या क्रिएट हो गया? वेरिएबल a क्रिएट हो गया। दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स। Operators are the symbols that are used to perform some operations either on variables or on operands or on constants। किसी के ऊपर भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ऑपरेटर्स क्या हैं? सिंबल्स हैं। कुछ सिंबल्स का हम यूज़ करेंगे, और वो सिंबल्स हमने जिन ऑपरेंड्स पे अप्लाई कर दिया, तो उन ऑपरेंड्स के ऊपर वो सिंबल जिस तरह के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। So depending upon the number of operands, operators in C, they can be categorized as unary operator, binary operators, ternary operators। ठीक है, ऑपरेटर्स 3 कैटेगरीज के हो सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स विच रिक्वायर्स सिंगल ऑपरेंड, बाइनरी ऑपरेटर्स that require 2 operands, and ternary operator which requires 3 operands। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हमने वेरिएबल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेटर्स दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, bitwise operators and size of operators। तो जिस तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हो, अगर मैं नेचर ऑफ ऑपरेशन की बात करता हूं, तो ऑपरेटर्स को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ आई विल कंसिडर दीज कैटेगरीज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम कंसिडर करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? अर्थमेटिक आप सभी जानते हैं, सिंपल आपकी कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। मीन्स अगर आपने ये सिंपल अर्थमेटिक परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपके पास किस तरह के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं? अर्थमेटिक कैटेगरी के ऑपरेटर्स अवेलेबल। उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स कंसिडर होते हैं? प्लस फॉर एडिशन, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस स्टार सिंबल
एस्ट्रिक भी हम इसको बोलते हैं। दिस विल बी यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन स्लैश डिवीजन के लिए, और एक परसेंटेज सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मॉडुलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन मीन्स जो आपको रिमाइंडर देगा, क्वेश्चन नहीं देगा। जो सिंपल डिवीजन है स्लैश, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। सपोज मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया, देन डिवाइड किया मीन्स स्लैश मैंने यूज़ किया, रिजल्ट विल बी 3। और अगर मैं 10 मॉडुलस 3 करता हूँ तो रिजल्ट विल बी 1, रिमाइंडर क्या है 1 बचेगा, तो वो आपका मॉडुलो डिवीजन हो गया। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सिंपल डिवीजन एंड मॉडुलस डिवीजन। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स है दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, इट कुड बी सिंपल असाइनमेंट और इट कुड बी कंपाउंड असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट मीन्स जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 10, मतलब a में क्या वैल्यू चली गई, 10 वैल्यू चली गई। यहाँ पे इक्वल टू सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द वैल्यू which is appearing on the right hand side of this equal to is going to be stored into a variable which is appearing on its left hand side। कि राइट हैंड साइड पे चाहे कोई कांस्टेंट है चाहे कोई एक्सप्रेशन है, अगर एक्सप्रेशन है तो अल्टीमेटली वो सॉल्व होकर एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होने वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी, अगर आप किसका इस्तेमाल करते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर की क्या है, एक इसका नेचर है, ये काम करता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे अपीयर होने वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होने वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट। यहाँ वर्ड कंपाउंड असाइनमेंट हमने इसलिए यूज किया क्योंकि आपने देखा होगा कि एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा a is equal to a plus 10, it can be rewritten as a plus equal to 10। अगर मैं इन दो स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, a is equal to a plus 10 और a plus is equal to 10, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। अब आप सोचोगे कि कैसे सेम है, जब इनका लिखने का जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सेकंड केस में हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आप अपने स्टेटमेंट के अंदर तभी यूज कर सकते हो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होने वाला वेरिएबल आपको राइट हैंड साइड पे भी मिल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके एक्सप्रेशन में, देन योर एक्सप्रेशन कैन बी रीरिटन बाय यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इसी तरह से आपके क्या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए प्लस इक्वल, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनटू इक्वल टू, डिवीजन के लिए डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस डिवीजन के लिए मॉडुलस इक्वल टू। तो अगर आपका वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर हो रहा है वो आपके राइट हैंड साइड पे अपीयर होने वाले एक्सप्रेशन के अंदर भी आ रहा है, तो आप उसको रीराइट कर सकते हो एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स दे कम अंडर बाइनरी कैटेगरी, मतलब दोनों केस में आपको दो दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट। हाउएवर जो माइनस आपका ऑपरेटर है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज यूनरी माइनस। अगर आपने किसी वैल्यू को सिर्फ नेगेटिव करना है, ठीक है, आप a में से b माइनस नहीं करना चाहते, आप 10 में से 5 माइनस नहीं करना चाहते, आप 5 को क्या बनाना चाहते हो, माइनस के 5, तो उस पर्टिकुलर केस में आप माइनस साइन को एज एन यूनरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। जैसे कि इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है क्या, कि दे आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, या दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, या दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इन ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ क्या a b से बड़ा है या बराबर है, तो उसके लिए मैं एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है a ग्रेटर देन इक्वल टू b। लाइकवाइज x नॉट इक्वल टू 10, ये क्या बता रहा है कि x की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है। इसी तरह से थर्ड केस में मैंने क्या लिखा, 5 इज लेस देन 7, 5 7 से क्या है, छोटा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके हम दो वेरिएबल या दो कांस्टेंट या दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर सकते हैं।
कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स सी में अलाउड है, ये मैंने लिस्ट यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इक्वल टू। ध्यान रखना असाइनमेंट और इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। असाइनमेंट में हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वल टू। आप गलती से क्या करते हैं कि दो वैल्यूज को अगर आपने कंपेयर करना है, आप a इज इक्वल टू सिंगल असाइनमेंट यूज करके, सिंगल इज इक्वल टू यूज करके a इज इक्वल टू b लिख दो, बट वो कंपैरिजन नहीं हो रही है, वो असाइनमेंट हो रही है। अगर आपने कंपेयर करना है, इक्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो आपको डबल इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड, नॉट इक्वल टू, देन लेस देन, फोर्थ ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सभी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू कंपेयर टू वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन। अगेन they come under binary category. Now next is logical operators. Logical operators are used with one or more operand and return either value 0, which is also known as false, or value 1, which is also known as true. जहाँ पे भी आप logical operator का इस्तेमाल करोगे तो ये रिजल्ट में क्या देगा, या तो आपको ट्रू देगा या फिर आपको क्या देगा, फॉल्स। ट्रू मीन्स नॉन जीरो वैल्यू और फॉल्स मीन्स जीरो वैल्यू। द ऑपरेंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स दे मे बी अगेन कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस। कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज इक्वल टू 10। ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्टेंट है वो ट्रू तब आएगा जब दोनों कंडीशन a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज इक्वल टू 10 दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटकम है वो नॉन जीरो आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज इसका आउटकम फॉल्स आएगा। सपोज मैं कहता हूं कि a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 10, तो 7 is greater than 5, yes. B 10 is equal to 10, yes. So true and true will give you true. The resultant will be true. So there are three types of logical operators known as logical and, logical or, logical not. Where logical not is a unary operator and the other two are binary operators, right? Next, कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर सॉरी, ये एक अकेला ऐसा ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में फॉल करता है। सी के अंदर एक ही टर्नरी ऑपरेटर है विच इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर? बिकॉज इट रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स। इसको 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट। तो इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, कॉलन, एक्सप्रेशन 2, सेमीकोलन। अब इस सिंटेक्स से क्या पता चल रहा है? इस सिंटेक्स को हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये कंडीशन जब ट्रू इवेल्युएट होगी तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वैल्यू विल बी एक्सप्रेशन 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वैल्यू विल बी एक्सप्रेशन 2। इस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, C इज इक्वल टू A इज ग्रेटर देन B, question mark 5 colon 10. Suppose value of A is 7 and value of B is 5. Now 7 is greater than 5, yes, true. Then value returned will be 5, means 5 is going to be stored in this variable C. C में क्या जाएगा? वैल्यू 5। अगर A क्या हो 5 और B क्या हो 7 तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। कंडीशन के फॉल्स होते ही C के अंदर वैल्यू क्या जाएगी? So this is how conditional operator works. It is an alternative of if-else statement. जब आप आगे statements C की statements पढ़ोगे तो आपको clarity हो जाएगी कि if-else statement की replacement है एक तरह से conditional operator। मतलब जहाँ पे आप if-else statement का use कर रहे हो वहाँ पे आप conditional operator को भी use कर सकते हैं। Next, size of operator. Size of operator is used to check the amount of memory occupied by a variable in a program. एक वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करने जा रहा है या कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये किससे पता चलता है? साइज ऑफ ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी इंट a,
एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया प्रोग्राम के अंदर ए नाम से। अब आपको पता है कि इंटीजर मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 2। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ परसेंटेज डी किसी भी इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी साइज ऑफ ए का साइज अब क्या रिपोर्ट होगा, क्योंकि ए मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, इसलिए साइज ऑफ ए विल रिटर्न वैल्यू 2। तो यहाँ पे साइज ऑफ ए क्या रिटर्न करेगा, 2, और परसेंटेज डी से 2 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट 2 as integer occupies 2 bytes within the memory. So this is the working of size of operator. Size of operator यूज करके आप किसी भी तरह के वेरिएबल का साइज कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेमोरी के अंदर उसको कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट आर बिटवाइज ऑपरेटर्स? बिटवाइज ऑपरेटर्स बिट्स के ऊपर काम करते हैं रादर देन की वैल्यूज के ऊपर। मतलब जब सपोज मैंने ए के अंदर वैल्यू असाइन कर दी 5, तो बिटवाइज ऑपरेटर 5 पे काम नहीं करेगा, ये इसके बाइनरी इक्विवेलेंट 5 के बाइनरी इक्विवेलेंट जो होगा उसके ऊपर काम करेगा। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स दे आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा एट बिट लेवल। बिट लेवल पे जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द वेरियस बिटवाइज ऑपरेटर्स। वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एंड आपने लॉजिकल एंड पीछे भी स्टडी किया है, बट वहाँ पे आप डबल एम्परसेंट सिंबल यूज़ करते हो। बिटवाइज एंड के केस में आपने सिंगल एम्परसेंट सिंबल यूज़ करना है। पहला सिंबल क्या है, कॉम्प्लीमेंट, टिल्ड बोलते हैं। ये आपको आपकी जो लेफ्ट साइड पे सेकंड रो में जो लेफ्ट मोस्ट की है उसके ऊपर सिंबल आपको दिखाई देगा। देन बिटवाइज और, अगेन आपने लॉजिकल और पढ़ा है जहाँ पे आपने डबल पाइप का यूज़ किया है। बिटवाइज और के अंदर आपने सिंगल पाइप का यूज़ करना है। इसी तरह से एक ऑपरेशन होता है लॉजिकल ऑपरेशन, एक्सोर, बिटवाइज एक्सोर, कैरेट सिंबल, लेफ्ट शिफ्ट, बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए, राइट शिफ्ट, बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द बिटवाइज ऑपरेटर्स दैट यू कैन यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ए बाइनरी में इस तरह से लिखा गया, कैसे 10101, देन कॉम्प्लीमेंट ए विल गिव 01010। क्या किया इसने, हर बिट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्लीमेंट ए किया, हर एक बिट ने टोगल, हर एक बिट टोगल होगी, हर एक बिट ने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। 1 क्या बन जाएगा 0, हर पोजीशन पे बिट टोगल हो जाएगी। 1 क्या बन जाएगा 0, 0 क्या बन जाएगा 1। इसलिए 10101 चेंज होके क्या बन जाएगा 01010 as a result. Now separators. Separators, they are also known as punctuation marks and they are used to separate any two tokens of C. C के अंदर आपने इतने सारे टोकन स्टडी कर लिए। जब हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो कैसे वो स्टेटमेंट्स फॉर्मुलेट होती हैं, हमें हर टोकन को दूसरे टोकन से क्या है सेपरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स या फिर सेपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से सेपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन एटसेट्रा। क्योंकि इन सब का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक टोकन को दूसरे टोकन से सेपरेट करते हैं। टोकन क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग। छोटे से छोटा, मतलब फर्दर इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट, एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स हैं दैट प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट व्हेन यूज्ड इन द आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनका आपको तभी पता चलेगा जब आप इनको आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे, तो इनके इफेक्ट से आप इनके ऑपरेशन को जज कर सकते हो कि एस्केप सीक्वेंस ने किस तरह का ऑपरेशन या किस तरह का इफेक्ट आपको दिया। तो ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स है मीन्स इसको आपको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कैरेक्टर कांस्टेंट के केस में तो सिर्फ एक कैरेक्टर अलाउड है, यहाँ पे तो हर पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने दो कैरेक्टर यूज किए। जहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है, स्लैश। न्यू लाइन के केस में भी पहला कैरेक्टर क्या है, स्लैश। दूसरा क्या है, एन। नल कैरेक्टर के केस में भी पहला कैरेक्टर क्या है, बैक स्लैश बोलते हैं इसको, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, 0। अलर्ट के केस में भी क्या है, बैक स्लैश एंड ए। इसी तरह से
तो हालांकि ये आपको दिखने में दो करेक्टर लग रहे हैं, बट इंटरनली ये सिंगल करेक्टर की तरह ही ट्रीट हुआ। इनकी सिंगल वैल्यू, ये दो करेक्टर नहीं है, ये एक ही करेक्टर है, क्योंकि ये दो करेक्टर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हमने इनको क्या कहा, स्पेशल करेक्टर्स। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एस्केप सीक्वेंसेस, राइट। Now next is statements in C. A statement in a C program is an instruction given by the program. हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो प्रोग्राम के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, हमें क्या लिखने पड़ेंगे, प्रोग्राम के अंदर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, और हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगी इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर। मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो डिसाइड करेंगे कि मेरे प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, और उनका ऑर्डर भी इवन डिसाइड करेगा कि मेरे प्रोग्राम की आउटपुट किस तरह से अपीयर होगी। तो स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द प्रोग्रामर। एवरी स्टेटमेंट, एवरी सी स्टेटमेंट, इट मस्ट बी एंडेड विद द सेमीकोलन। हर सी स्टेटमेंट के लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाना ही लगाना। अगर आप नहीं लगाते हो तो वैलिड सी स्टेटमेंट नहीं। फर्दर द स्टेटमेंट्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डेक्लरेटिव और एग्जीक्यूटेबल कैटेगरी। डेक्लरेटिव क्या है, अब आपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ करना है, तो वेरिएबल को यूज़ करने से पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे आप एक वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, बाय यूजिंग डेक्लरेटिव स्टेटमेंट। एंड सेकेंड कैटेगरी इज एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल मीन्स जो आपके प्रोग्राम का लॉजिकल पोर्शन डिसाइड करेगी, जो लॉजिकल पोर्शन आपका तैयार करेगी, लॉजिकल पार्ट कंप्राइज करेगी, उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। तो दो तरह से आप अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड डेक्लरेटिव, अनदर वन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल। जो मेजर पोर्शन है वो आपके प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स का होता है। डेक्लरेटिव पोर्शन आपको यूजुअली स्टार्टिंग में दिखाई देगा। वो किसके लिए, कि आपने प्रोग्राम के अंदर जिन वेरिएबल्स का यूज़ करना है उन वेरिएबल्स को पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर देगा। सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सी स्टेटमेंट्स दैट यू कैन यूज इन अ सी प्रोग्राम। सो पहली जो आपके पास यहाँ पे टाइप आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर आपने जितने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो उनका कंट्रोल फ्लो है, कंट्रोल फ्लो मीन्स जो ऑर्डर, किस स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो ऑर्डर वही रहेगा जिस तरह से आपने स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई है। मीन्स हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और किस ऑर्डर में होगी, जिस ऑर्डर में आपने उसको लिखा हुआ है, सीक्वेंस वाइज, सिक्वेंशली, वन आफ्टर द अनदर। यहाँ पे ऑर्डर ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो पांचवी स्टेटमेंट में चला गया। नहीं, अगर प्रोग्राम के अंदर 5 स्टेटमेंट हैं तो हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर में आपने प्रोग्राम के अंदर उसको लिखा हुआ है। सेकेंड, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे हमें कोई डिसीजन लेना होता है। डिसीजन मीन्स प्रोग्राम के अंदर अब आपके पास ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग मीन्स either you want to execute this section of the program or you want to execute that। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि प्रोग्राम का कौन सा सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप एक डिसीजन ले रहे हो कि आपको ये करना है या फिर वो करना है। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, 2 नंबर हैं, आप उन नंबर को कंपेयर करके प्रिंट करना चाहते हो कि बड़ा कौन सा है। मैंने डिसीजन लिया एक कंडीशन यूज करके, क्या, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो, अगर यस है ये कंडीशन, तो क्या हो, प्रिंट हो कि ए बड़ा है। नहीं तो मीन्स अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स, प्रिंट हो बी बड़ा है। मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, दोनों में से एक ही होगी जब भी होगी। या तो कंट्रोल एक ब्रांच से आएगा या फिर कंट्रोल दूसरी ब्रांच से जाएगा, दोनों ब्रांचेस से कंट्रोल फ्लो नहीं कर सकता। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड आइटरेटिव और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आइटरेटिव और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम बेसिकली उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहाँ पे हमें एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। हम चाहते हैं कि ये 4 स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर रिपीटेडली एग्जीक्यूट हों फॉर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने सपोज एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर 3 बार चलनी चाहिए, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट सेट ऑफ स्टेटमेंट थ्राइस इन माय प्रोग्राम, आई विल प्रेफर टू यूज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं 3 बार लिखने के बजाय एक सेट ऑफ स्टेटमेंट मैं 3 बार प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, उसको 3 बार लिखने की बजाय लिखूंगा मैं एक बार, लेकिन मैं उस सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर लिखूंगा, एक लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर लिखूंगा, और वो लूप कंट्रोल अपने आप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 बार एग्जीक्यूट होगा। उसके 3 बार एग्जीक्यूट होने से ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के अंदर 3 बार चलेंगी। तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग बच जाएगी, आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो फास्टर हो जाएगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ loop control statements. Next category is called case control statement. Case control statement उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप यूज करते हो जहां पे आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाते हो। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स मींस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के केस में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इधर यस और नो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने यूजर को एक सेट ऑफ ऑप्शंस दो इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, और यूजर अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से उनमें से किसी भी ऑप्शन को क्या कर पाए, वो सेलेक्ट कर पाए और अकॉर्डिंगली एक एक्शन परफॉर्म हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने किस स्टेटमेंट का यूज करना है, केस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करना है। इसको हम स्विच केस स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। एंड द लास्ट इज कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट किसके लिए यूज होती है? जंप स्टेटमेंट प्रोग्राम के कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करने के लिए होती है। ठीक है, तो सी के अंदर काफ़ी सारी जंप स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है गो टू। गो टू क्या करती है? एग्जीक्यूशन कंट्रोल को एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे लेके जा सकती है। दूसरी क्या है? रिटर्न। रिटर्न क्या करती है? वो एक फंक्शन से कंट्रोल को रिटर्न कर देगी अपने कॉलिंग फंक्शन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर आपके लोग की प्लेस पे, कॉलिंग फंक्शन के अंदर। सो इसी तरह से क्या है एक स्टेटमेंट आपके पास? ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह से क्या है? कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो ये क्या है? ये एग्जीक्यूशन कंट्रोल को जंप कराती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। सो दीज आर यू कैन से सम types of statement that you can use in your C program. So in the next lecture we'll discuss these statements in details. Till now, thank you very much. Thanks a lot. Students, इस वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया एलिमेंट्स ऑफ सी, अब हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन अ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 इज कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्या आपने बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एन इंटीजर कांस्टेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटीजर कांस्टेंट के बारे में सही नहीं है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन एक्सपोनेंशियल और यू कैन से साइंटिफिक फॉर्म पार्ट अपीयरिंग बिफोर ई लेटर इज कॉल्ड डैश। ई लेटर से पहले जो पार्ट अपीयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 इज आइडेंटिफाई इलीगल इंटीजर कांस्टेंट। 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से कौन सा इलीगल इंटीजर कांस्टेंट है आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द कैरेक्टर यूज्ड इन कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी इधर अ सिंगल अल्फाबेट और डिजिट और स्पेशल सिंबल और वाइट स्पेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये आपने बताना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपने ट्रू या फॉल्स ये है या नहीं ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट इज नोन एज। वो कांस्टेंट जिनके अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं क्या कहते हैं, आपने बताना। क्वेश्चन नंबर 9 इज एवरी स्ट्रिंग कांस्टेंट हैज अ स्पेशल कैरेक्टर एट इट्स एंड। उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, किस तरह से उस कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी में, वो आपने बताना है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अ वेरिएबल? वेरिएबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 11 एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स अ सिंगल ऑपरेंड इज कॉल्ड। ऐसा ऑपरेटर जिसको एक सिंगल ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है उसको क्या कहते हैं, आपने बताया।
क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किस ऑपरेटर की हमें जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑपरेटर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नोन एज, किस ऑपरेटर को यूज करके हम दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू टेक कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, किस एस्केप सीक्वेंस को यूज करके हम अपने कर्सर को आउटपुट में नेक्स्ट लाइन पे लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑपरेटर इज यूज टू रिपोर्ट साइज ऑफ अ वेरिएबल, किस ऑपरेटर की हेल्प से हम वेरिएबल के साइज के बारे में पता कर सकते हैं कि उसको मेमोरी में कितने बाइट्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज if a value of a is 5 and value of b is 7 then what will be the value of c according to the particular c statement जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आपने एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 फिल इन द ब्लैंक है डैश ऑपरेटर्स आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा एट बिट लेवल, इन ऑपरेटर्स को यूज करके हम बिट लेवल पे जाके वेरिएबल्स के जो डेटा है उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद डैश, सी प्रोग्राम के अंदर हर एक स्टेटमेंट किस सिंबल से चीज से एंड होती है। So this is all about the questions. So thank you very much.